अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये एक वीडियो की सीरीज़ चल रही है क्लास 9th के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को लेकर। हमने अपनी इस लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कवर किया था। ये यूनिट नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। तो इसके ये दो टॉपिक, एक मोलैरिटी और एक मोलैरिटी जो है मैंने अपनी लास्ट पार्ट 1 में कवर कर दिया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो लिंक देख लें ताकि आप आगे के जो 3 और 4 पार्ट हैं उसको अच्छे से समझ सकें। तो आज की ये वीडियो जो है पार्ट 2 है और इस पर हम यहाँ पर बात करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें क्लास फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड मीनिंग आपके पास और डाइल्यूट का मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक ग्लास के अंदर बहुत सारी चीनी शुगर अगर हम डिज़ोल्व करते हैं और उसको काफ़ी मीठा कर देते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, तो वाटर ऐड करने से पहले वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो शुगर का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा और वाटर डालने के बाद, जो वाटर मिक्सअप करने के बाद वही शुगर का सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड का ये है कि एक बहुत ज़्यादा तेज़ या हाई सॉल्यूशन को बोलते हैं, डाइल्यूट मतलब हल्के सॉल्यूशन को बोला जाता है। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो इसका आपको और अच्छा मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो और क्लियर होगा। इसमें M1V1 और M2V2 हमारे पास जो है फॉर्मूला होगा। यहाँ पर M का मतलब होगा आपके पास मोलैरिटी और V का मतलब होगा वॉल्यूम। मोलैरिटी को पहचानने के लिए हमें यहाँ पर यूनिट M दी जाएगी या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दिया जाएगा, इस तरह से हम पहचानेंगे। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम दिया जाएगा तो वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब या ml में, डेसीमीटर क्यूब या लीटर में दिया जाएगा। एक और बात खास याद रहे वो ये कि जब हम यहाँ पर इस डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, इसमें M1 की जो वैल्यू है वो हमें हमेशा बड़ी रखनी होगी, ऑलवेज बिगर देन M2, यानी M1 को हमेशा बड़ा रखना होगा और M2 को हमेशा छोटा रखना होगा। अब सवाल करते हैं तो सारी की सारी बातें अगर जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, आ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ मोलैरिटी 20 m, हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन शुड you use to prepare 500 centimeter cube of 0.5 m H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस सवाल पर जरा गौर कीजिएगा कि इसके अंदर दो मोलैरिटीज़ आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। एक मोलैरिटी आपके पास 20 m है और पूरा क्वेश्चन हम रीड करें तो एक और मोलैरिटी हमें गिवन हो रही है 0.5 m करके। तो इन दोनों मोलैरिटीज़ में जो बड़ी मोलैरिटी है वो क्या है, जो इन दोनों में बिगर है वो कौन सी वैल्यू, सबसे पहले हमें ये पहचानना है। जब हमें ये बात पता लग जाए कि इसमें बड़ा कौन है, जैसे यहाँ पर 20 m जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो हमने डेटा बनाना है और इस डेटा के अंदर हमने लिख देना है कि इसमें M1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 20 m है और आपके पास ये जो M2 की वैल्यू है वो आपके पास 0.5 m है। इस तरह से हमने इसको पहले यहाँ पर क्लेरिफाई करना है कि M1 की वैल्यू हमें बड़ी ही रखनी है। अब दूसरी बात शुरू करते हैं कि हमें यहाँ पर एक इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो और दूसरा हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब ये पूछ रहे हैं, तो एक इसमें से V1 होगा और दूसरा V2 होगा। अब ये कैसे पहचानना है, ज़रा गौर कीजिएगा कि 0.5 m मोलैरिटी जो है इसके साथ यहाँ पर 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी 0.5 मोलैरिटी का जो ताल्लुक है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब से है और 0.5 m को हमने यहाँ पर क्या कहा था, 2 का नाम दिया था, तो ये जो 500 सेंटीमीटर क्यूब है ये V2 होगा। इसके बाद जो आपके पास बच गया वो हमें मालूम करना है। सेंटीमीटर क्यूब जो मैंने आपको समझाया दोबारा समझ लीजिए। देखें आपने मोलैरिटी जब M1 और M2 यहाँ पर कवर कर दी, लिख दी, इसके बाद V1 और V2 आप यहाँ पर लिखें और ये देखें कि जो सेंटीमीटर क्यूब जो वैल्यू आपको दी हुई है वो कौन सी मोलैरिटी के साथ लिखी हुई है। अब आप गौर करेंगे कि 0.5 को जो हमने M2 का नाम दिया है, ये जो आपके पास है ये V2 कहलाएगी। जब हम सॉल्यूशन पर जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इन दोनों में हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है V1 की, तो V1 को इधर ही रखें इक्वल लगाकर, यहाँ पर रहेगा M2V2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा M1, यानी M1 यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है, नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद यहाँ पर बस हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। V1 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू यहाँ पुट, M2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0.5 है और V2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 20
इन दोनों वैल्यूज़, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर आपका आंसर बनेगा 250 और डिवाइडेड बाय 20 आ रहा है आपके पास। इन दोनों 250 और अपॉन 20 को जब हम आपस में डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर बनेगा V1 इज इक्वल टू 12.5। और ये जो 12.5 आपके पास आंसर आया है, इसकी जो यूनिट है हमें वही रखनी है जो ऊपर हमें यहाँ पर गिवन की गई होगी। जैसे सेंटीमीटर क्यूब V2 की वैल्यू गिवन की गई, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर क्यूब ही होगी। इसका एक और न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलें इसके दूसरे न्यूमेरिकल पर चलते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल पर। इसमें दिया हुआ है कि a sample of nitric acid has the molarity of 60 m and how much ml of solution should you use to prepare 1000 ml of 100 m of HCl। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मोलैरिटी पर गौर करना है कि कौन सी मोलैरिटी बिगर है। गौर कीजिएगा, दो मोलैरिटी हैं, एक 60 है और दूसरी 100 है। तो इन दोनों में से जो बिगर है उसको हमने M1 बनाना है। M1 इज इक्वल टू 100 हमने M बना दिया पहली को। इसके बाद M2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा 60 M। जब हम V1 और V2 की वैल्यू को यहाँ पर असाइन करेंगे तो गौर कीजिएगा कि हमने ये जो 100 M के साथ लिखा हुआ है वो वाला जो आपके पास वॉल्यूम है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे 100 हमने क्या बोला हुआ है, 100 को हमने 1 का नाम दिया हुआ है, M1 का नाम दिया हुआ है, तो 1000 ml जो है वो V1 होगा, 1000 ml। और ऑब्वियसली जो बच गया वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इक्वल्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। और इस मर्तबा हमने V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो साथ में M2 लिखा हुआ है ये इक्वल के इस साइड पर मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड होगा, विच मीन्स M1 V1 अपॉन M2 बन जाएगा ये, और इस साइड पर हमारे पास V2 बचा रहेगा। एट लास्ट अब हमने इनकी तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हम V2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, V2 इज इक्वल्स टू, और इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ यहाँ पर इस तरह से पुट होगा। वैल्यूज़ ऐसे पुट होंगी, M1 की वैल्यू हमने पहले देखनी है वो है 100, V1 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है 1000 और M2 की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखनी है 60। इन दोनों को ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 60। जब हम इसको आपस में डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास V2 का आंसर आएगा 1666.66 और यूनिट हम लगाएंगे। यहाँ पर हमें ml दी जा रही थी तो हमने यूनिट भी ml इस्तेमाल करनी है। ठीक है क्लास, इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। और आपने इस टॉपिक पर ये जो मैंने न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिया है, एक न्यूमेरिकल बस आपको यहाँ पर मैंने दिया है इसके सेल्फ टेस्ट पर, कि जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं करके। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको पिछली वाली जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें करवाया। ठीक है क्लास, अब इसका हम नया टॉपिक एक और शुरू करते हैं, वो है परसेंटेज का टॉपिक। ठीक है, अब परसेंटेज का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके तमाम फार्मूलाज तो यहाँ पर लिख दिए हैं। सही है क्लास, इसके तमाम फार्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा आने वाली चीज़ है वो आपके पास मैं बता देता हूँ। ये मास बाय मास परसेंटेज ये आपके पास आता है एग्जाम में ज़्यादातर, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपके पास आता है। इनके ज़रा फार्मूला ज़रा समझ लीजिए। फार्मूला नहायत ही आसान है, अगर एक फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो दूसरा फार्मूला याद करने में परेशानी नहीं होगी। देखिए गौर कीजिएगा, अगर परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स आपके पास आ जाते हैं तो मास अपॉन मास जो है परसेंटेज का फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये दोनों चीज़ें किसमें, ग्राम में दी हुई हैं। ग्राम में हमेशा मास ही गिवन किया जाता है और मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे। अगर वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाएगा तो ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम आएगा और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। देखें ऊपर गौर करें कि ऊपर सॉल्यूट ही लिखा हुआ और नीचे क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्यूशन है, यानी ऊपर न्यूमिनेटर में आपने सॉल्यूट रखना है और डिनोमिनेटर में आपने सॉल्यूशन रखना है। अगर m अपॉन m की बात की जा रही है तो आपने ऊपर ही मास रखना है, नीचे ही मास रखना है। वॉल्यूम की बात की जा रही है तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। इसी तरह से बिलफर्ज अगर ये वाले न्यूमेरिकल्स आपके पास आ जाते हैं, ये परसेंटेज के वॉल्यूम बाय मास निकालें तो ऊपर वॉल्यूम लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे की तरफ मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाएगा। और अगर इसी को ही हम रेसिप्रोकल करते हैं, घुमा देते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम के लिए मास ऊपर आएगा सॉल्यूट का और नीचे वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का। तो ज़्यादातर क्लास हमारे पास m अपॉन m और v अपॉन v के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। और इनको समझने के इससे पहले एक छोटे सा कॉन्सेप्ट भी और समझ लें, वो ये है कि जो एक सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो उसमें सॉल्यूट और फिर एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों चीज़ों से मिलकर हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, शुगर सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है, तो सॉल्यूट में हमें चाहिए होगी शुगर, और एज अ सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास वाटर यूज़ होगा।
तो आपके पास शुगर और वाटर मिलाकर ये बनता है शुगर का सॉल्यूशन। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए बताई ताकि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करें तो आपको ये चीज़ डिस्टर्ब ना करे, ये चीज़ परेशान ना करे। सो क्लास हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को न्यूमेरिकल को लेकर चलते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या आ सकते हैं और किस तरह से आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पर है, लिखा हुआ है कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन m/m ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट, और कीजिएगा सॉल्ट दिया हुआ है, और इन 110 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए ये जो आपके पास सॉल्ट है ये आपके पास सॉल्यूट दिया हुआ है, और 110 ग्राम वाटर जो है ये आपके पास सॉल्वेंट दिया हुआ है। इन दोनों को मिला के बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है क्लास, तो ज़रा हम देखते हैं किस तरह से। पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट आपको मिला हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट है 15 ग्राम, 110 ग्राम ऑफ वाटर है, हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 110 ग्राम। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो बनता है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। 15 को प्लस कर लेंगे 110 में तो आपके पास बनेगा यहाँ पर 125 ग्राम। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों यहाँ पर कैलकुलेट किया। आपको सवाल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस गिवन हुए थे, मैंने खुद से मास ऑफ सॉल्यूशन बनाया है प्लस करके इन दोनों को। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन जब मालूम जो करने जा रहे हैं वो मास अपॉन मास परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है कि मास अपॉन मास, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट जो है उसकी वैल्यू आपके पास 15 ग्राम दी गई है, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने अभी खुद से प्रिपेयर किया है वो है 125, तो मैंने यहाँ पर 125 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करवाएंगे, 15 को 125 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 0.12, और यहाँ पर ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ग्राम ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपके पास आंसर बनेगा, मल्टीप्लाई 100 करने पर इसका आंसर 12% बनेगा। यानी मास बाय मास जो आपका परसेंटेज है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में वो 12% है। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम इसका एक और न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Here is the second numerical of this topic. Calculate the volume by volume percentage V upon V% of solution obtained by mixing of 25 सेंटीमीटर क्यूब of ethanol in water। यानी हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल आपके पास लिया है और इसको डिसॉल्व किया है वाटर में टू प्रोड्यूस द 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। बात को ध्यान से सुने कि ये 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या दिया हुआ है, ये हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये जो ऊपर एथेनॉल है ये आपके पास सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको, ये जो वाटर है आपके पास क्या कहलाएगा, ये सॉल्वेंट कहलाएगा। हम डेटा बनाएंगे तो आपको क्लियर होगी इस बात को कि हमने जब सॉल्यूशन हम इसको करेंगे तो हमें मिला है वॉल्यूम। सबसे पहले लिखा मिला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वो हमें मिला है 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद ये जो 150 सेंटीमीटर क्यूब है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी न्यूमेरिकल आपके पास आए और आपको डेटा बनाना हो तो पहले इस डेटा के अंदर आपने ये क्लियरिफाई करना है अपने आप को कि इसमें सॉल्यूट क्या चीज़ है और सॉल्वेंट क्या चीज़ है। इथेनॉल आपके पास यहाँ पर सॉल्यूट है और ये वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सॉल्यूट का आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी का होना ज़रूरी है और सॉल्यूशन की क्वांटिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि यही दोनों जो है आपके पास किस में इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अगर बिल फर्स्ट, जैसे मैंने पिछला न्यूमेरिकल आपको करवाया था कि जिसमें हमें क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस दिए हुए थे, तो हमने सॉल्यूशन का खुद से बनाया था, वो इसलिए क्योंकि हमें इसके अंदर सॉल्व करते वक्त ज़रूरत पड़ रही थी। अब यहाँ पर देखो, गौर करो इधर कि हमें यहाँ पर सॉल्यूट मिल रहा है, उसका वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल रहा है, हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत है भी नहीं, तो हम वो निकालेंगे ही नहीं। हम सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100।
सो पुटिंग द वैल्यूज, ऊपर 25 है, 25 रख देंगे, यहाँ पर 150 आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 100 से। अब 25 को डिवाइड करवाएंगे 150 से, तो आपके पास आंसर बनेगा 0.166। पॉइंट के बाद आपने दो या तीन वैल्यूज देना होती है, ज़्यादा नहीं, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर जो है वो बनता है 16.66%। परसेंट का निशान लगाना ना भूलिएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की परसेंटेज इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेट हो चुकी। इसके ऊपर बेस करता हुआ मैंने आपके पास एक ही सेल्फ टेस्ट दिया है, एक ही न्यूमेरिकल आपने करना है। करके देखें, चेक करें अपने आप को कि आपको यहाँ पर इसकी क्लियर हो रहा है या नहीं। नहीं क्लियर हो रहा तो एक दफ़ा और रिपीट कर लें वीडियो को, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल होता है जो कि ये एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह से बड़ी कामयाबी के साथ हमने ये वाला चैप्टर भी अपना ख़त्म किया, यूनिट नंबर 7, और जो है ये हमारा लास्ट यूनिट था। अब देखें क्लास, आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेरा जहाँ तक काम था मैंने अपना काम फुलफिल कर दिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये आपको आगे तक भी इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।